हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग ज्योग्राफी का अपना फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 1 से 12 नंबर तक वीडियो देख लिया है। जिसमें हम लोगों ने 12 नंबर जो वीडियो गया था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि पवन का जो होता है मुख्य कार्य कौन कौन सा होता है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक कीजिए और जाके 12 नंबर तक वीडियो देख के आइए, तभी हम लोग को आज ये समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम लोग का वो कार्य कर रहा था, जैसे हम लोगों ने देखा था कि पवन अपर्दन कर रहा था, परिवहन कर रहा था और निक्षेपण कर रहा था। तो हालांकि परिवहन के द्वारा तो पवन से कोई आकृति नहीं बनती है। हम लोग किससे बनता है? अपर्दन यानी कटाव करना, निक्षेपण मतलब जमाव करना, इन दोनों से आकृति बनती है। तो वही हम लोग का आकृति के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग 13 नंबर वीडियो में क्या देखेंगे वो अपना कि पवन के कार्य द्वारा बनने वाली आकृतियाँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे वो परिवहन द्वारा कोई आकृति नहीं बनता है, जनरली ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग बेसिकली बात क्या करेंगे अपर्दन और निक्षेपण द्वारा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग अपर्दन द्वारा देखेंगे और दूसरा पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे वो निक्षेपण द्वारा। ठीक है, आपको पता है ये बात कि हम लोग का जो पवन का जो मूलतः कार्य कहाँ करता है, वो रेगिस्तानी भाग में करता है, रेगिस्तानी मरुस्थल भाग में करता है, जहाँ बालू की मात्रा अत्यधिक रहती है। अब आपको भी पता है बालू उड़ता है, हाँ भैया इस बात से भी पता है हम लोग को, और रेगिस्तान में पानी तो पाया ही नहीं जाता है। तो देखिए ये होता क्या है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये क्या होता है हम लोग का, ये बहुत सारा बालू वालू पड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है हवा के प्रवाह से ये इस साइड का बालू उड़ उड़ के दूसरा एरिया में जाने लगता है, उड़ उड़ के जाने लगा। तो अब इधर क्या होता है, इधर का बालू अब घटते 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 बहुत गहरा एक गड्ढा हो जाता है, बहुत गहरा, इस बालू उड़ते उड़ते बहुत गहरा एक गड्ढा हो जाता है। इस गड्ढा को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला आकृति क्या बोलते हैं हम लोग अपवाहन गर्त। अपवाहन मतलब पवन द्वारा वाहन करके लेके गया है, गर्त मतलब गड्ढा होता है। ठीक है, ये देखिए बेसिकली क्या हुआ, हम लोग क्या समझे, आराम से इसको समझिए, बहुत ईजी है, कुछ याद करने लायक कुछ है नहीं, मतलब चला डिफिनेशन उतना पढ़ के कोई फायदा नहीं। देखिए ये समझिए बहुत सारा बालू है, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्शन से हम लोग का पवन बह रहा है, और पवन बहेगा तो इस बालू को उड़ाया पहले, फिर और इस बालू को उड़ाया, फिर और उड़ाया, ऐसे उड़ा के क्या हुआ, इधर बहुत गहरा एक गड्ढा बन जाता है, यानी गर्त बोले या गड्ढा बोले। जब ऐसा ही हम लोग का गड्ढा बन जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो इसी को हम लोग अपवाहन गर्त कहते हैं। अब परिभाषा को पढ़ते हैं हम लोग, अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या होता है हम लोग का, ठीक है, अपवाहन गर्त क्या होता है या वात गर्त क्या होता है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन की अपर्दन क्रिया बहुत गहराई तक चलती है, पवन की अपर्दन क्रिया बहुत गहराई तक चलती है। ठीक है, गहराई तक चलती है। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल होता नहीं है। अब इन क्षेत्रों में तो आपको भी पता है मरुस्थल में जल रहता तो मरुस्थल में कहाँ होता। ठीक है, यदि होता तो बहुत गहराई में होता, अगर होता भी तो बहुत गहराई में होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि सागर तल से नीचे, सागर तल क्या होता है हम लोग यानी सी लेवल, यानी समुद्र का जो सबसे गहरा वाला भाग होता है, जहाँ पे हम लोग का मिट्टी पाया जाता है समुद्र की गहराई में, उसको हम लोग सागर तल बोलते हैं। यानी उससे भी गहरा गर्तों का, गर्त यानी गड्ढा का निर्माण हो जाता है, जिसे इसे हम लोग क्या कहते हैं अपवाहन गर्त या वात गर्त की संज्ञा दी जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं अपवाहन गर्त या वात गर्त कहते हैं। कि उदाहरण आपका पिक्चर दिखाते हैं हम इसका उदाहरण कहाँ मिलता है हम लोग का, सहारा कलहारी में क्या मिलता है हम लोग का वात गर्त का निर्माण हुआ है बहुत सारा। ठीक है, चलिए वात गर्त मतलब क्या हो गया, अपवाहन गर्त या वात गर्त क्या होता है, गर्त मतलब गड्ढा और अपवाहन मतलब पवन द्वारा बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं, मतलब उड़ा के इसे अपर्दन द्वारा ही बना है। ठीक है, देखिए हम लोग का इसका उदाहरण देखें, देखिए ये पिक्चर देखिए आप, ये देख रहे हैं आपका ऐसा बालू रहा होगा पहले इनिशियल में, इसको उड़ा के यानी अपर्दन करके लेके चला गया। तो ये क्या हो गया, देखिए कितना गहरा हो गया, यहाँ पे दिखाया गया, पानी में खैर उधर रहता नहीं उधर, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाया गया, कहीं कहीं पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए कितना गहराई तक है, इसी के इतना गहरा गड्ढा को हम क्या बोलते हैं वो अपवाहन गर्त कहते हैं। बात समझ में आया, चलिए ठीक। अब हम लोगों ने अभी देखा कि जो हम लोग का ये सब बालू उड़ रहा था, जिससे हम लोग का अपवाहन गर्त बन रहा था, अब वो जो बालू हवा के साथ उड़ेगा, अब उड़ के तो कहीं जाएगा। अब जब वो जाता है तो देखिए अब ऐसा नहीं होता, बालू जो होता है ना जमीन से हद से 1 से 2 मीटर इतना ऊंचाई में बालू उसके साथ उड़ता है, ज़्यादा ऊंचाई में नहीं जाता है वो। ठीक, जब ये उड़ रहा है तो सपोज कीजिए होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए कोई पर्वत है ऐसे, ठीक, अच्छा पर्वत हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई पर्वत है। ठीक, अब 1 से 2 मीटर तक वायु रहने वाला है, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है हमारा 1 मीटर है, ये हम लोग का 2 मीटर है। अब ऐसे अब ये वायु जब जा रहा है इसके साथ हम लोग का धूल कर जा रहा है, अब बार बार इसे टकरा रहा है, टकरा क्या करेगा, इसको घिसेगा। अब घिस के ये यहाँ पे कटा, फिर ये चारों तरफ से काटता है हालांकि, फिर इधर कटा, फिर उसको ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, ये काटते काटते इसको फाइनली ऐसा बना देता है, ऐसा उसके बाद ये आकृति बन जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू गारा गौर या छत्रक शिला कहते हैं। हालांकि इसका छत्रक शिला नाम ज़्यादा मशहूर है। देखिए हम लोग क्या परिभाषा देखिए क्या होता है, पवन भूमि से 1 या 2 मीटर ऊंचाई पर सबसे अधिक कटाव का कार्य करता है। इस प्रकार धरातल के निकट
बड़े कण रगड़ खा कर बहुत बहते रहते हैं, रगड़ खा कर बहते रहते हैं, लंबे समय बाद चट्टानों से टकराकर कुकुरमुत्ता, ये कुकुरमुत्ता का पौधा होता है, ठीक है, कुकुरमुत्ता या छाते के आकार के, देखिए छाते के आकार का डंटी ऐसे निकला हुआ, छाते के आकार के हो जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग छत्रकशिला कहते हैं। इसको हम लोग का अफ्रीका में इसको क्या बुलाया जाता है बाबू, अफ्रीका के मरुस्थल में इन्हें गारा कह के बुलाया जाता है, ये पूछ देता है आपको, ठीक है, बात समझ में आया। बेसिकली ये कुछ है नहीं, बड़ा सा पर्वत है। अब आपको पता है कि जो पवन बहता है, पवन जो होता है बेसिकली ज़मीन से 1 से 2 मीटर ऊंचाई तक बहता है, और उसमें क्या होता है बहुत सारा धूल कण मिला हुआ, तो लेयर एक बार वैसे टकरा रहा है तो नीचे वाला हिस्सा को घींच देता है, जिससे नीचे वाला हिस्सा पतला हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही रह जाता है, जिसके वजह से छाते के समान या कुकुरमुत्ता के समान आकृति के निर्माण हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वो छत्रकशिला कहते हैं। और अफ्रीका में इसको क्या बुलाया जाता है, हम लोग गारा कह के बुलाया जाता है। बात समझ में आया, चलिए ठीक है। अब चलिए तो तीसरा नंबर आकृति देख ले अपना, हम लोग क्या देखेंगे बाबू, जेवनेन क्या होता है हम लोग का, ठीक, जेवजेन, ठीक है, जेवजेन क्या होता है हम लोग का देखिए। अभी बेसिकली होता क्या है इसका हम लोग देखिए, मरुस्थलीय भागों में वायु के अपघर्षण क्रिया द्वारा बनने वाली ढक्कनदार द्वातनुमा स्थलाकृतियों को जेवजेन कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका निर्माण वही होता है जहाँ कठोर और मुलायम सेल परतें क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के ऊपर होती है। इन क्षेत्रों के ऊपर देखिए क्या होता है हम लोग का, देखिए सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे आकृति दिखा हुआ हम लोग का, ये सपोज कीजिए हम लोग फिर बनाने के यहाँ कोशिश करते हैं। ये सपोज कीजिए हम लोग कठोर चट्टान, आपको भी पता है कि जो हम लोग का परत होता है उसमें दोनों तरह के लेयर पाए जाते हैं। ये सपोज कीजिए कि कठोर वाला है, ठीक, ये क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का बेसिकली मुलायम वाला, जो डॉट डॉट सब दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया हम लोग का, ये मुलायम वाला है, ठीक है, ठीक। अब इसका ऊपर फिर ये कठोर वाला है, ठीक। अब आपको भी पता है जब हवा चलेगा, ये हालांकि पीछे तक भी बहुत दूर तक ऐसा रहेगा, ठीक है, हम एक तो छोटा सा टुकड़ा दिखाने का, जब हवा चलेगा तो आपको भी पता है कठोर को बहुत कम कटाव करेगा, और हम लोग का जो होता है मुलायम वाला होता है उसका क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अपराजित करता है। तो जब हवा बार बार टकराता है तो होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए यहाँ से इसको हल्का सा ही कटाव कर दिया, अब इसको अगर हल्का सा कटाव करेगा ना तो इसको क्या करता है, बहुत नीचे तक काट देता है, मुलायम चट्टान को क्या करता है, बहुत नीचे तक ऐसे काट देता है, ठीक है। और फिर इधर क्या होगा, हल्का सा है तो ऐसे काट दिया पूरा, ठीक। अब देखिए द्वात टाइप का दिख रहा है क्या कुछ, ये द्वात जैसा नहीं दिख रहा है, द्वात मतलब क्या होता है, इंक रखने वाला ढक्कनदार द्वात टाइप का आकृति हो गया, देखिए। अब फिर क्या होता है, ऐसे ही अगर मान लीजिए हल्का सा यहाँ पे अपर्दन किया तो ये क्या करेगा, इधर बहुत ज़्यादा कर देता है, ऐसे ही होते होते ये आकृति बन जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी इसको देखिए यहाँ पे द्वातनुमा स्थलाकृति का तुलना भी किया गया है। बात समझ में आया। ये कहाँ पे बनता है हम लोग का, जब कठोर और मुलायम जो चट्टानें होती है परत दर परत में, क्षैतिज में ऐसे ऐसे एक परत, सपोज कीजिए ये हम लोग का, ये जो मेरे जो हाथ है ये कठोर है, उसका ऊपर मुलायम है, फिर उसके ऊपर कठोर है, मुलायम है, ऐसे जब परत परत हम लोग का मिलता है तो हम लोग का ये आकृति बनती है। इसका रियल उदाहरण आप लोग देखिए यहाँ पे दिखाया गया, असली में होता है ये, और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया, जिस डायग्राम को आप लोग एग्जाम अगर आता है तो बनाने की कोशिश करेंगे। बस समझ में आया। चलिए आप लोग नेक्स्ट आकृति देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आकृति देखिए क्या होता है हम लोग का, यार्डंग क्या होता है, ये ठीक उसका विपरीत होता है। वहाँ हम लोग देखे थे कि जो हम लोग का पर्वत का जो मतलब लेयर मिल रहा था वो क्षैतिज मिल रहा था, यानी नीचे में कठोर, फिर उसके ऊपर मुलायम, फिर उसके ऊपर कठोर, ऐसे मिल रहा था। अब ये वहाँ कहाँ पे बनता है बाबू, जब हम लोग का जब ऐसे मिलने लगे, यहाँ पे ऐसे कठोर फिर ऐसे मुलायम, यानी लंबवत परतें मिलने लगती हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। देखिए होता क्या है, ठीक। या सपोज कीजिए कि हम लोग का अब ऐसे आकृति कुछ मिलेगा, यहाँ पे ये सपोज कीजिए ये हम लोग का कठोर हो गया, ठीक है, ये पूरा नीचे तक, समझ में आया, हो गया। अब क्या हुआ, ये हम लोग का पूरा मुलायम है, ये हम लोग का मुलायम है, ठीक। ये क्या हम लोग का पूरा कठोर है, ये फिर मुलायम। अब आप खुद से सोचिए तो क्या होगा, क्या होगा भैया, कठोर को नहीं काट पाएगा, मुलायम को काट देगा, उसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या, हाँ उसके अलावा कुछ पॉसिबल का है, ठीक है, ठीक है, यानी लंबवत ऐसे मिलने लगेगा तो हम लोग का, ठीक। अब देखिए जब आप लोग का पवन बहना शुरू करता है अपने साथ, जब अपरदन का कार्य करता है तो इसको सपोज कीजिए कि इतना दूर काट दिया, इसको, इसका क्या कर दिया, अपरदन हम लोग का कर दिया, हो गया। अब ये खड़ा रह गया ऐसे ही, हालांकि इसका भी थोड़ा मैं घिस देता है, ठीक है। अब ये कठोर वाला ऐसे ही खड़ा रह गया हम लोग का, अब ये क्या हो गया, इसका अपरदन हो गया, ठीक। अब इसका ये खड़ा ऐसे ही रह गया, फिर इसका मुलायम चट्टान क्या हो गया हम लोग का, अपरदन हो गया। जो इस प्रकार की आकृति पाई जाती है यहाँ पे फिर हम लोग कठोर रहेगा। जब इस प्रकार की आकृति पाई जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं वो, यार्डंग कहते हैं। बात समझ में आया। अब परिभाषा देखिए क्या होता है हम लोग का,
ठीक है। इसकी रचना न्यूटन के ठीक विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टाने की स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर शैलों को अपेक्षाकृत मुलायम शैलों को शीघ्र अपवर्तित कर देती है। यूँ कठोर शैले का भाग खड़े रह जाते हैं, ठीक है, खड़े जाते हैं, जिससे इन शैलों में पवन द्वारा कटाव से होने वाली नालियाँ बन जाती है। देखिए नालियाँ से बन गया तो ऐसा देखिए, ऐसा दूर दूर से आपको दिखेगा, ऐसा रियल उदाहरण। हाँ देखिए ऐसा गैप कब दिख रहा तो, ठीक है, नालियाँ से बन जाती है। इस तरह के स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, यार्डंग कहा जाता है। बात समझ में आया? दोनों में बस इतना अंतर है कि हम लोग का जिन्होंने कहाँ बनेगा वो, जहाँ पे हम लोग का क्षैतिज रहेगा, और यार्डंग कहाँ बनेगा, जहाँ पे लंबवत रहेगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, द्विपाभागिरी क्या होता है हम लोग का, द्विपाभागिरी, ठीक है। ये देखिए क्या होता है हम लोग का, ये वहाँ पे बनता है। देखिए होता क्या है ये, सपोज कीजिए कि बहुत हम लोग का ये बड़ा सा ऐसा एक हम, हाँ इधर दिखाते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा ऐसा पर्वत रहा होगा, ठीक, कठोर है। अब क्या हुआ, हल्का हल्का पवन इसको क्या कर दिया, हल्का हल्का नीचे वाला ऊपर वाला जो भी इसका कटाव संभव था उसको काट दिया, और काटने के बाद एक हिस्सा ये बच गया, ये हिस्सा बच गया, और ये हिस्सा ऐसा गोल सा बच ही जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हम लोग द्विपाभागिरी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं बाबू, हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग का बालू का पूरा सागर है, जैसे हम लोग का सागर के बीच में उच्च भूमि पाया जाता है जिसको हम लोग द्वीप कहते हैं या टापू कहते हैं, वैसे ये क्या होता है, मतलब बालू के सागर में एक टापू के समान दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, द्विपाभागिरी बोलते हैं। देखिए कैसे होता है, उस परिवेशों में कठोर चट्टाने के अपक्षण के फलस्वरूप तीव्र ढाल तथा गोल स्तंभ में टीले बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। दूर से देखने पे ये टीले बालू में के विस्तृत सागर में द्वीप के भांति प्रतीत होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपाभागिरी कहा जाता है, ठीक है। गिरी मतलब पर्वत से बना हुआ द्वीप है ये, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये बालू में एक द्वीप के समान आकृति ले लेता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे देखिए आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया गया, ये समझ कीजिए कि जैसे हम लोग क्या होगा, पानी चारों तरफ रहता है और यहाँ पे एक मतलब जमीन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं या टापू बोलते हैं। वैसे देखिए बालू चारों तरफ है और उसका बीच में ये निकला हुआ छोटा सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग का ये समझ में आया, यानी ये हम लोग का क्या हो गया, अपवर्तन द्वारा बनने वाली अस्ताकृतियाँ हो गई, ठीक है। अब हम लोग किससे बात करेंगे बाबू, वायु के निक्षेपण द्वारा बनने वाली अस्ताकृतियाँ। निक्षेपण मतलब बाबू जमाव करना। जब हम लोग का पवन अपने साथ उड़ा के लेके जा रही है, देखिए उतना बड़ा पर्वत को काट रही है, ये सब काट रही है, जब अपने साथ काट के जो पदार्थ लेके जा रही है वो कहीं ना कहीं तो निक्षेपित करेगी, कहीं ना कहीं तो उसको जमाव करेगी। जब वायु मंद होगा तब गिराएगी, या हो सकता है कोई बहुत बड़ा बाधा आ जाए उसके रास्ते में तब गिराएगी। तो वही हम लोग कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका हो, बालू का स्तूप क्या होता है, ठीक है। ये देखिए मरुस्थलीय भागों में तीव्र वेग से चलने वाली पवनें अपने साथ भारी मात्रा में बालू के मोटे कण एवं महीन कणों को उड़ा ले जाती हैं। इस बात से आपको इनकार है? नहीं है, इनकार नहीं है। जैसे उसके मार्ग में कोई बाधा आता है अथवा पवन का वेग मंद पड़ जाता है तो वायु अपने साथ उड़ाकर लाई गई बालू का निक्षेपण करने लगती है, जिससे ढेर या टीले के रूप में जमा हो जाता है। इन्हीं टीलों को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बालू का स्तूप कहा जाता है। बालू का स्तूप स्थिर नहीं रहते हैं, ये पवन की दिशा में धीरे धीरे गति करते रहते हैं। देखिए बालू का जैसे ये ऐसे ऐसे लगता है जमाव करते हैं, ऐसा आप लोगों ने हमेशा अक्सर देखा होगा, ये देख रहा तो ऐसा कुछ आकृति बना है, ठीक है। समझ में आया? ये सब जो जमा हो रहा है हम लोग का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बालू का स्तूप कहते हैं। ये स्थिर नहीं रहता है, जब वायु का तेज वायु आएगा तो धीरे धीरे गति करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये आगे बढ़ते रहता है पवन प्रवाह के दिशा में, ठीक। समझ में आया? इसकी ऊंचाई कुछ मीटर तक होती है, कुछ मीटर मतलब 2 मीटर 3 मीटर ऐसे कुछ मीटर तक 4 मीटर तक हो जाती है, ठीक। अब बालू का स्तूप का कुछ प्रकार होता है, ठीक है, जिसको हम लोग देखने समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बालू के स्तूप का प्रकार कितना होता है वो, हम लोग का क्या होता है, बरखान और सीप होता है, ठीक है। अब हम लोग पहले सबसे पहले बरखान को समझेंगे, फिर हम लोग सीप को समझेंगे, ठीक है। बेसिकली बरखान समझ में आपको आ जाएगा तो आपको सीप भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बरखान को समझते हैं, बरखान क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है हम लोग का, ये आकृति देखिए क्या होता है बेसिकली, ठीक। समझिए पहले एक बार परिभाषा पढ़ लेता है तब आपको समझाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको भी समझ में आएगा। यह अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार मतलब बाबू आधा चंद्रमा ऐसे ही रहता है, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं हो। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। बालू का स्तूप मतलब बालू के निक्षेपण द्वारा बना हुआ आकृति, देखिए अर्धचंद्राकार, ठीक है। समझ में आया? जो वायु के दिशा में आगे बढ़ता रहता है, वायु का अगर प्रवाह इधर होगा तो ये किधर आगे बढ़ेगा, इधर ही आगे बढ़ेगा। बात समझ में आया? पवन प्रवाह के दिशा वाले भाग को उत्तल कहा जाता है। आपने जब अगर थोड़ा सा आपने नहीं पढ़ा है
तो आपको मिरर वगैरह पढ़िएगा तो ये जो बाहर वाला निकला हुआ तल रहता है, उभरा हुआ तल रहता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं बाबू, उत्तल कहते हैं। और अगर ऐसे अगर ये चीज़ आने लगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंदर। उत्तल मतलब उत्तल यानी उभरा हुआ तल, अवतल अंदर आने वाला तल, बस इतना समझिए, ठीक है। यानी पवन प्रवाह के दिशा वाले भाग को हम लोग उत्तल कहते हैं। देखिए इधर भाग रहा है तो ये वाला भाग हम लोग क्या बन गया, उत्तल बन गया, ठीक है। उत्तल ढाल तथा पवन प्रवाह के विपरीत, ये देखिए ये विपरीत है ना इसका, इधर वाला ढाल ये क्या है, इधर विपरीत है, इधर आएंगे तो हम लोग विपरीत वाला भाग हम लोग क्या होता है, अवतल ढाल होता है। ये क्या हम लोग का बाबू, ये हम लोग क्या होता है, अवतल होता है। ये क्या होता है बाबू हम लोग का, उत्तल होता है, ठीक है। उत्तल होता है। बरखाना के मध्य सर्वाधिक ऊंचे होते हैं, यानी इसका देखिएगा ये बीच वाला भाग देखिए सबसे ऊंचा है। ये बीच वाला भाग क्या होता है बाबू हम लोग का, सबसे ऊंचा होता है। बरखाना की ऊंचाई तथा लंबाई में काफ़ी विभिन्नता होती है, यानी ऊंचाई इसका मतलब ऊंचाई और लंबाई बहुत अंतर होता है, लाइक मतलब बहुत लंबा होता है और ऊंचाई इसका कुछ मीटर तक ही होता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा 12 गुना अधिक होती है, यानी जितना लंबा होता है उससे 12 गुना ज़्यादा चौड़ा होता है। इसके मध्य भाग में रिक्त स्थान को हम लोग गासी कहते हैं। ये देखिए जो बचा हुआ जगह है, तो ये देखिए ऐसे कुछ आया है, बनाते हैं आकृति आपका, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आकृति बना है ये ऐसे ही पवन की दिशा में बढ़ रहा है ये, ठीक। ये वाला जो भाग है, ये खाली भाग है, ये बीच वाला जो खाली भाग है इसको हम क्या कहते हैं बाबू, गासी कहते हैं। अब आराम से एक बार और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा उत्तल लेंस वगैरह चंद्रमा सब समझाए तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन होने की चांसेस बन जाती है, ठीक है। तो उसको दूर करना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए होता क्या है, ये अर्धचंद्राकार एक बालू का स्तूप मतलब बालू का स्तूप यानी जमाव करके एक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का निर्माण करता है, यानी ये कुछ ऐसा रहता है। बात समझ में आया, ठीक, ऐसा कुछ आकृति रहता है। अब ये पवन की दिशा अगर पवन इधर बहेगा तो ये इधर ही आगे बढ़ता है, तो जो पवन प्रवाह के दिशा में एरिया पड़ता है, यानी ये वाला जो साइड पड़ता है, ये देखिए, तो ये जो हम लोग पवन प्रवाह के दिशा में पड़ता है इसको हम लोग बाबू कौन सा तल कहते हैं, उत्तल किनारा कहते हैं, ठीक है। ये पवन प्रवाह के विपरीत वाला जो तल है ये, इसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू हम लोग, अवतल कहते हैं। ये जो खाली वाला स्थान है इसको क्या कहेंगे बाबू हम लोग, गासी कहते हैं। बस इतना ही आपको समझना है। इसमें बीच वाला हिस्सा क्या रहता है बाबू हम लोग का, बहुत ऊंचा रहता है, मतलब किनारे की तुलना में बीच वाला हिस्सा बहुत ऊंचा रहता है, ठीक है। और लंबाई और ऊंचाई में इसका क्या होता है हम लोग का, बहुत विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। समझ में आया, बस यही था हम लोग का, ठीक। अब देखिए हम लोग का ये समझ गए कि हम लोग का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या हम लोग का बरखाना जिसको बोलते हैं बरखाना क्या होता है। अब देखिए होगा क्या, अगला जो आकृति हम लोग का शिप था उसको हम लोग आसानी से यहीं पे समझ लेते हैं। बस शिप और क्या होता क्या है, जब सपोज कीजिए कि ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का बरखाना था, ठीक। ये इधर बढ़ रहा है ऐसे, अब पवन का दिशा ऐसे है। अब अचानक क्या हुआ, किसी कारण से पवन का दिशा बदला। अब पवन का दिशा जैसे ही ऐसे बढ़ा, अब सपोज कीजिए ये वाला हिस्सा ऐसा टूट के उड़ गया, ये वाला हिस्सा टूट के उड़ गया, बिखर गया, ऐसे हो गया। अब ये आधा वाला जो हिस्सा बच जाता है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, शिप कहते हैं। यानी बस शिप क्या है, बरखाना का आधा टूटा हुआ हिस्सा है जिसका निर्माण कब होता है, जब पवन के दिशा में परिवर्तन होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए शिप का परिभाषा आप लोग देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए क्या हम लोग का शिप बरखाना के तरह ही होते हैं, लेकिन शिप बालू का स्तूप के केवल एक ही भुजा होती है। यानी बालू का स्तूप में क्या होता है, एक ही भुजा होता है जो ऊंचाई तथा अधिक लंबाई में मिल सकती है। ऐसे पवनों के दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। यानी ऐसा कब बनता है, जब पवन का दिशा परिवर्तन होगा। यानी जैसे सपोज कीजिए कि ये हम लोग का क्या है, बरखाना है, ऐसे आगे बढ़ रहा है पवन की दिशा, अब अचानक चेंज हुआ, ये वाला हिस्सा उड़ा ले गया पवन, मतलब उड़ा के बिखार कर तोड़ के तोड़ के वहीं पर, मतलब आकृति नहीं रहा वैसा। अब ये आधा बच गया, आधा हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, शिप बोल देंगे, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आकृति देख ले बाबू, नेक्स्ट लास्ट है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या होता है हम लोग का, ये लोएस देखिए क्या होता है, ठीक है। लोएस बस देखिए एक मैदान होता है, एक मैदानी भाग होता है, ठीक है। यानी जैसे हम लोग का निक्षेपण का मैदान होता है, हम लोग पढ़े तो वैसे ही होता है। यानी पवन जब हम लोग का जो क्या करता है, जो बालू अपने साथ उड़ा रहा है, महीन कर उसमें से महीन कर ही बहुत दूर लेके जाएगा, समझाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ से पवन अपर्दन का काम करके निकला, और काम करके निकला जो बड़ा बड़ा कण है, ठीक है। अब जैसे जैसे पवन दूर जाएगा ये धीमा होता जाएगा, अब इधर बड़ा बड़ा कण को इधर गिराते जाएगा, ये बड़ा बड़ा कण धीरे धीरे नीचे गिरते जाएगा। लास्ट में जो सबसे दूर जाता है बहुत महीन कण लेके जाता है। अब इस महीन कण को क्या किया यहाँ पे, ये निक्षेपित करने लगा,
अब यहाँ पे लास्ट में ले आके मेहिन कर को गिराएगा ये। जब ये लास्ट में मेहिन कर को गिरा देता है, उस मेहिन कर से एक मैदान का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाऊ, लोयस कहते हैं। ये जो होता है बहुत महीन कर से रहता है। इसका मतलब इसका जब आप लोग इस बालू को उठा के ऐसे हाथ में कीजिएगा ना तो इसे पीला रंग छोड़ने लगता है और एकदम देखते हैं जैसे आटा सॉफ्ट रहता है ना, वैसा वाला ये बालू एकदम मतलब बहुत पतला रहता है, बहुत छोटा छोटा इसका रहता है दाना। ठीक है, वही बात हम लोग समझते हैं क्या होता है। लोयस क्या होता है, यह अत्यंत महीन कणों वाली मिट्टी है। यह अत्यंत महीन कणों वाली मिट्टी है जो पवन द्वारा अत्यंत दूर प्रदेश से उड़ाकर बिछाई जाती है। इस मिट्टी में परतें नहीं पाई जाती है। सोचिए इतना पतला इसका मिट्टी का मतलब इतना महीन रहता है कि इसमें परत भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका रंग पीला अथवा हल्का भूरा होता है। इसकी गहराई अधिक पाई जाती है। यदि इस मिट्टी को मुट्ठी में भरकर दबाया जाए तो यह आटे की तरह लगती है। यानी सोचिए आटा जितना हम लोग छोटा छोटा महीन कर से बना रहता था और हाथ में अपना रंग छोड़ देती है। पानी में डालते ये शीघ्र घुल जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे इसे कृषि की जाती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। लोयस का मैदान के मुख्य क्षेत्र उपयोग है, ये सब देख लीजिए बस, और कुछ नहीं है आपको, बस इतना समझ में आया। यानी जब पवन हम लोग का बड़ा बड़ा कल लेकर उतरता है, जैसे से दूर बढ़ता है बड़ा बड़ा कल को सब नीचे गिराने लगता है और अंतिम में उसके साथ मतलब बहुत महीन कर जाके लास्ट में जहाँ नीचे पड़ करता है वहाँ पे एक मैदान का निर्माण करता है, जिस मैदान को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लोयस कहते हैं। और उस मैदान का कुछ पॉइंट है जिसको देख लीजिए और कुछ आपको समझ नहीं। बस समझ में इसमें पिक्चर देख लीजिए, लोयस मैदान का पिक्चर दिया हुआ है। ये देखिए ऐसा, देखिए देखने से कितना लग रहा है स्मूथ एकदम आटा जैसा, जैसे देखते हैं हम लोग जिसमें आटा रखा जाता है उसमें देखते हैं तो वैसे ही बना हुआ रहता है, ऐसा ही लगता है ना आटा। देखिए वैसा लग रहा है एकदम पूरा फील्ड टाइप का। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये था हम लोग का पवन के अपर्दन द्वारा बनने वाली असकृतियाँ क्या क्या होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक, अब जो हम लोग का यहाँ तक आपको जो समझ में आया, पवन की असकृतियाँ समझ में आ गई, मतलब बेसिकली अब पवन भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग का पवन में भी कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद बस हम लोग का 2 वीडियो आएगा, जो हम लोग का 14 नंबर वीडियो होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे। एक हल्का सा आपका टॉपिक है जिसमें बेसिकली 2 से 3 आकृति पढ़ना होता है, जब पवन और नदी एक साथ आकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बाद तो एकदम लास्ट वाला वीडियो तो कुछ नहीं होगा, मज़ा वाला एकदम होगा। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप लोग, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद इसको आप लोग अपने तरह से जैसे नोट्स लिखते हैं लिख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।